हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। कैसे हो सभी लोग? बात कर लेते हैं निफ्टी की। मंडे सेशन में क्या होगा उन सबको भी समझेंगे। बाकी इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रही उसको पहले समझ लेते हैं, है ना। सो देखा जाए तो हमारे लिए कुछ नया देखने को मिलता नहीं है। एक कंसोलिडेशन, फिर एक रिकवरी, फिर उसके बाद करेक्शन। और देखा जाए तो इस हफ्ते में पिछले 4 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा। और थर्सडे की शाम को ट्रम्प साहब ने, है ना, एक ऐलान किया कि एक तरह से बोलूं तो इसराइल, यूएस, ईरान का आपसी समझौता हुआ है ना, वॉर को खत्म करने का। और उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने एक अच्छी खासी फॉल देखी। हालांकि इतनी बड़ी भी फॉल नहीं थी, बट यस, वी जस्ट इन अ फॉल। और उसका रिएक्शन ये रहा कि निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इंडिया विक्स में भी एक अच्छा कूल ऑफ देखने को मिला। रुपए में थोड़ी सी मजबूती आई, बट आई जरूर, है ना। सो ये सब सिचुएशंस ने बाजार को एक अच्छा सपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स हो, चाहे फार्मा हो, चाहे बैंकिंग स्टॉक्स हो, देखा तो बैंकिंग स्टॉक्स बहुत मजबूत थे इस हफ्ते में। काफी अच्छी खासी तेजी हमें वहां पे देखने को मिली है। बाकी बात की जाए ज्वेलरी स्टॉक्स की, तो वहां पे भी थोड़ा रिएक्शन देखने को मिला। एफएमसीजी स्टॉक्स भी वापस थोड़ा रिकवर होते हुए दिखे। तो सीधे से मोटा मोटी बोलूं तो बाजार में खुशी की लहर हमें हफ्ते के आखिर दिन में देखने को मिली। निफ्टी जो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में 23,350, 23,300 रुपए के जोन में बार बार अटक रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया। यहां तक कि निफ्टी ने 23,500 रुपए पे जो बैठे हैवी कॉलेटर का जोन था उसके ऊपर भी सस्टेन हो गया। तो एक तरह से बोलूं तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बट कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को भी काफी लोग, उसमें से मैं भी हूं, जो इसको कॉशियसली देख रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कुछ नया नहीं है। ऐसा क्यों? चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा। देखा जाए तो निफ्टी हमेशा, है ना, ऐसे सिचुएशन में कंसोलिडेशन में फंसता है। ऑलराइट, एक कंसोलिडेशन में, है ना, आता हुआ दिखता है। और उसके बाद एक स्विंग हम देखते हैं, फिर एक करेक्शन आता है, फिर एक कंसोलिडेशन होता है, फिर एक अपसाइड आती है। हफ्ते के आखिर दिन में हो सकता है, बीच में हो सकता है। फिर हम एक बड़ा करेक्शन देखते हैं, फिर यही सिचुएशन हमें देखने को मिलती है मई के मिड में, फिर से एक करेक्शन। फिर हम देखते हैं कि यार, है ना, वीकली जो हर्डल था उसका ब्रेकआउट आया है, बट फिर अगले दिन फिर से सरेंडर कर देता है निफ्टी। फिर बाद में इस हफ्ते में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कंसोलिडेशन हुआ, और हफ्ते के आखिर दिन में फिर से एक स्विंग आ गई। फिर से सबको लगने लग गया कि अरे वाह, ब्रेकआउट आ गया, अब तो निफ्टी ऊपर जाएगा। और फिर से मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे ऐसा ना हो रिजेक्शन देखने को मिले। प्लीज, है ना, अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे, है ना, निगेटिव बात कर रहा हूँ, है ना, पनौती लगा रहा हूँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरा मानना है यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ नया नहीं है। क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले भी बार बार बोला है कि हमारा तो समझौता हो जाएगा, हम सीज फायर कर रहे हैं, है ना। बाद में ईरान पलट जाता है, और फिर बाद में अगर दोनों मानते भी हैं तो बाद में, है ना, जो ड्राफ्ट्स होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें कुछ बदलाव करने की बात करते हैं, और फिर बाद में इन लोगों का रिश्ता बिगड़ जाता है। फिर से, है ना, सास बहू की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिलहाल निफ्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन। अगर आप इन सब सिचुएशन में एक कॉमन चीज देखो तो ये ट्रेंड लाइन ही है, जहां पे निफ्टी बार बार सरेंडर कर रहा है, स्लिप कर रहा है, करेक्शन दे रहा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा था गाइस, फरवरी सीरीज की हाई से इस ट्रेंड लाइन पे हमने, है ना, अप्रैल सीरीज में रिजेक्शन दिया, मई सीरीज में रिजेक्शन दिया, और इस महीने में भी इसी ट्रेंड लाइन को हम अप्रोच कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे यही बोलूंगा कि कॉशियस रहिए। मूव है, उसको उसी दिन प्ले करिए और निकल बुक करके निकल जाइए। ज्यादा अभी बड़ी उम्मीद मत रखिए। और मेरा मानना है ये उम्मीद तब तक, मतलब अपनी उम्मीदों के घोड़ों को काबू में तब तक रखना चाहिए जब तक निफ्टी अपने ब्रॉडर बेसिस पे अपने लोअर हाई के ऊपर ना निकल जाए। अगर मैं यहाँ पे देखो तो एक तरह से लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में ही चल रहा है, और इसका प्रीवियस जो लोअर हाई है वो एग्जैक्टली 24,080 के जोन में आता है। प्राइमरली इस जोन के निकल जाने का इंतजार जरूर करना चाहिए एक बार के लिए। देखा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका फॉलिंग 100 डेमा देखने मिलता है, और इससे पहले देखो तो निफ्टी बार बार अपने 100 डेमा पे ही रिजेक्शन ले रहा है। 20 डेमा और 10 डेमा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि नॉर्मली इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है हर हफ्ते में, है ना। बट उसके ऊपर सस्टेन कर पाना या टिक पाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। और राइट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने का व्यू दूंगा। ऑलराइट, तो यही क्योंकि देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से न्यूज बेस्ड है, इस वॉर सिचुएशन पे बहुत ज्यादा निर्भर था। और जहां इसमें कोई सीज फायर की सिचुएशन आती है तुरंत मार्केट ऊपर जाता है, ईरान जैसे पलट जाता है या ट्रंप पलट जाते हैं तो मार्केट वापस नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी मामला थोड़ा सा, है ना, कॉशियस रहेगा। यहाँ पे अपनी दोनों आंखें खुली रखने का व्यू है। साथ ही साथ अगर आप एफआईएस के नंबर्स को देखो तो स्टिल कहीं ना कहीं निगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं, है ना। नेट नेट ये अभी भी सेलर्स हैं। कल फ्राइडे में इतनी अच्छी रिकवरी आई, उम्मीद थी कि एफआईएस खरीदारी करके गए होंगे, पर देखा जाए तो नेट नेट इन्होंने 1,080 करोड़ की बिकवाली की है। बट हाँ, ये चीज नोटिसेबल है कि इस महीने में जब से हमने कदम रखा है तब से जो नेट शॉर्ट्स हैं एफआईएस की वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब मैं तो यही बोलूंगा कि आने वाले हफ्ते में भी हमें यही देखना होगा कि क्या ये एफआईएस, है ना,
पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे या नहीं, है ना, ये चीज देखने वाली होगी। बाकी मंथली बेसिस में भी मुझे एफआईएस के नंबर्स में कमी देखने को, मतलब शॉर्ट साइड जो नेट सेलिंग है उसमें कमी तो देखने को मिल रही है। मार्च में देखा जाए तो इन्होंने 1,22,000 करोड़ बिकवाली की थी, फिर उसके बाद अप्रैल में 70,000 करोड़ की, फिर उसके बाद मई में 55 या बोलूँ 56,000 करोड़ की, और जून में देखा जाए, अभी जून खत्म नहीं हुआ है, शुरुआती है, तो यहाँ पे 46,000 करोड़ की बिकवाली अभी तक हो चुकी है। लेट्स सी ये कमी आती है नहीं, ये चीज मैं पिछले 3-4 महीनों से नोटिस कर रहा हूं। अगर ऐसा है मार्केट में सच में अब वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है बाजार में, है ना, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एफआईएस के नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एफआईएस पिछले 2.5 साल से लगातार निकल ही रहे हैं। और मेरा मानना है कोई भी रैली तभी सस्टेनेबल हो सकती है जब एफआईएस की भी साझेदारी देखने को मिले। अगर एफआईएस है ही नहीं और सिर्फ रिटेलर और डीआई के बेसिस पे चल रहा है, तो मेरा मानना है वो रैली टिक नहीं पाएगी, मेरा मानना है। सो नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कॉशियस व्यू ही दूंगा। आंख बंद करके कोई भी रैली पे एकदम से बुलिश मत हो जाइए, है ना। इसलिए मैं भी यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसे मूव देखे हैं। ऑलराइट, बाद में बाजार को वापस ठंडे होते हुए भी देखा है। तो इन सब चीजों को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ओवर हाइप्ड होने की जरूरत नहीं है। अब सीधे बात कर लेते हैं टेक्निकल लेवल्स की, कि हमें मंडे के सेशन में क्या किन लेवल्स पे नजर रखनी है। तो मेरा मानना है निफ्टी के लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा यही फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जिसका क्रॉसओवर है 23,700, 23,769 एग्जैक्टली। देखा जाए तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन या सेल जोन की तरह काम कर सकता है। और कॉलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो 23,800 पे हमने कॉलेटिंग होती हुई देखी है। तो मेरा मानना यही जोन आपके लिए इमीडिएट हर्डल होगा। ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने फ्राइडे को गैप अप देखा, उसके बाद निफ्टी को चेज होते हुए देखा। तो मेरा मानना है अगर मंडे को अगर गैप अप होता भी है तो उसके सस्टेन होके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि काफी ओवरबॉट हो जाएगा इंट्राडे बेसिस पे। तो अगर कोई लॉन्ग लेके गया है तो एक बार 23,770 या 23,800 जोन में अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर ले, है ना। और कोशिश करे कि बाय ऑन डिप करे, क्योंकि हाँ सही बात है, एक छोटे टाइम फ्रेम में तो व्यू थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश हुआ है। और ये सिचुएशन हम तब तक कर सकते हैं बाय ऑन डिप वाली, जब तक निफ्टी 23,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 23,500 इस हफ्ते का सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन था। अब इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब पुट राइटिंग अब कहने की ग्रिप ले रही है। तो मेरा मानना है ये मंडे के सेशन में एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये इंटैक्ट है, इंटरडे बेसिस पे आप अपने व्यू को बुलिश रख सकते हैं, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। तो गैप अप भले ही सस्टेन ना हो, बट 23,500 या 23,550 की टिप मिल जाए तो आप एक बार के लिए बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है 23,770, 23,800 रुपए का जोन भी निकल जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 24,000 से लेकर के 24,080 के एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैंने बता दिया इसका महत्व क्या है, और यहाँ पे 100 EMA भी देखने मिलता है। ये आपके लिए आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। सबसे ज्यादा कॉलेटिंग अगर मैं देख रहा हूं वीकली बेसिस में, तो यही जोन में देख रहा हूं 24,000 के लेवल पे। तो वहां तक की मैक्सिमम स्विंग बन सकती है, और हो सकता है वहां से फिर आपको हल्की फुल्की मुनाफा वसूली वापस देखने को मिले। बाकी 24,000 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग दे देना अपने में ही एक बड़ी बात होगी, और ऐसा हो गया तो मेरा मानना है निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड देखने को फिर मिल सकता है। एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 24,600 एंड 25,000 लेवल्स ऑन द अपसाइड। ओके, तो ये बात हो गई लॉन्ग साइड की सिचुएशन की। अब जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 23,500 के बारे में तो मैंने बता दिया, बट 23,500 अगर टूट जाता है इंट्राडे में, तो मेरा मानना है प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाएगी, और ये प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी को 23,300 रुपए तक ले जा सकती है। तो अगर कोई शॉर्ट स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है तो 23,500 के ब्रेकडाउन का इंतजार करे, है ना। 15 मिनट या 10 मिनट की क्लोजिंग है 23,500 रुपए के नीचे मिल रही है, तो एक बार के लिए 23,300 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। 23,300 अगेन एक क्रूशियल सपोर्ट होगा गाइस। ये एक तरह से मैं बोलूं तो इसको हम वीकली सपोर्ट की तरह भी कह सकते हैं। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो जितनी भी मतलब मेहनत निफ्टी ने की इतना मूव लगाने, वो सारी बर्बाद हो जाएगी। और मेरा मानना है हम दोबारा बियरिश हो सकते हैं अगर निफ्टी 23,300 रुपए के नीचे क्लोज हो जाए। और री अटेम्प्ट अगर हुआ तो मेरा मानना है एक बार के लिए 23,070 की तरफ भी जा सकता है, जो कि अब मंथली सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है ना। और वो अगर टूटता है तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, 23,000 के नीचे तो निफ्टी खत्म। ऑलराइट, ये बात आप समझ के चलो। तो फिलहाल के लिए 23,500 टूटा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी 23,300 तक, ये बहुत ही बड़ा और क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो बियरिश बायस वापस निफ्टी में लौट के आ जाएगा। ऑलराइट, बाकी फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे नियर टर्म में, या मैं बोलूं इंटरडे बेसिस पे व्यू को बुलिश रखें 23,500 रुपए के ऊपर, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ऑलराइट, बाकी 24,000 24,080 के ऊपर ही मेरा मानना है एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं।
ऑलराइट, तो मैंने ये लेवल्स के बारे में आपको बता दिया। बाकी कंक्लूजन की अगर बात करूं तो मेरा मानना है व्यू कॉशियस ही रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया, बार बार ऐसे मूव्स हमें देखने को मिले हैं, बट निफ्टी अपने हाई लेवल्स पे टिक नहीं पाया है ना। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी है कि यहाँ पे ईरान भी अब मान गया है, बट लेट्स सी आने वाले दिनों में और भी यूएस और ईरान की है ना बातचीत होने वाली है, और यूरोप में मेरा मानना है मीटिंग होगी। लेट्स सी ये किन चीजों पे एग्री कर पाते हैं या नहीं, वो चीज तो है ना आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट मेरा मानना है इस डेवलपमेंट पे अभी फोकस करने की जरूरत है। ऑलराइट, अब सीधे बात कर लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स की। आने वाला हफ्ता गाइस इवेंट के बेसिस पे देखा जाए तो एक तरह से बोलूं तो इवेंट हैवी वीक है। और अगर सबसे पहले अगर बात करूं तो फ्राइडे को इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स आए, रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स आए, जो कि स्लाइटली थोड़े बढ़ करके आए हैं। मैं देख पा रहा हूं फिलहाल जो इन्फ्लेशन बढ़ के आया रिटेल का वो 3.93% है, जो कि बढ़ा है फिलहाल मई के बेसिस पे, जो कि अप्रैल में देखा जाए तो 3.48 था। तो एक तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये चीज हमें आरबीआई गवर्नर ने भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। वो चीज हमें देखने को मिली। बाकी आज संडे है, आज है ट्रम्प का बर्थडे, लेट्स सी है ना ऐसा पूरे है ना ग्लोबल मार्केट को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। ऑलराइट, स्पेसएक्स की लिस्टिंग काफी शानदार रही, बट हाई वैल्यूएशन पे है। क्या आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग वहां पे ट्रिगर होगी, ये चीज देखने वाली होगी। बाकी बात कर ली जाए मंडे को तो सीधे चलेंगे इवेंट कैलेंडर्स पे। तो देखा जाए तो इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात की जाए तो मंडे को आने वाले हैं इंडिया के WPI नंबर्स, इस पे भी मेरा मानना है क्लोजली वॉच करना चाहिए। बाकी बात कर ली जाए यूएस के भी, तो यूएस के मंडे को हाउसिंग नंबर्स, सॉरी ट्यूसडे को 16 तारीख को हाउसिंग नंबर्स भी आने हैं। और बात कर ली जाए 15 जून की, तो 15 जून को G7 समिट है। लेट्स सी वहां पे G7 है ना 7 जो कंट्रीज होंगी जिसमें इंडिया भी है, देखते हैं क्या हो पाता है, क्या बात होती है। इस है ना जियो टेंशन जो देखने को मिली उसके वहां पे इन सब चीजों पे क्या डिस्कशन होगा, इस पे भी मेरा मानना है नजर रखने की जरूरत है, इस डेवलपमेंट पे ही फोकस करने की जरूरत है। बाकी 16 तारीख की बात कर ली जाए तो चाइना के कहीं ना कहीं चाइना के डेटा भी आने वाला है, इन्फ्लेशन नंबर्स होंगे, है ना इंडस्ट्रियल नंबर्स होंगे, वो भी देखने को मिलेंगे। बाकी जापान की पॉलिसी भी है ना इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जापान की, लेट्स सी सबकी नजर उसमें भी है, क्योंकि जापान भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सरदर्दी होने वाली है। बाकी यूएस के हाउसिंग नंबर्स जैसे मैंने पहले बताया 16 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं। इस पे कहने की यूएस मार्केट थोड़ा रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। बाकी आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा इवेंट है यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा। बाकी इसकी कॉन्फ्रेंस 18 मतलब ये रात में ही होने वाली है, ठीक है। 17 तारीख को, तो इस पे भी मेरा मानना है नजर रखने की जरूरत है। बाकी 18 तारीख को डेफिनेटली यस यूएस के जॉब नंबर्स आने वाले हैं गाइस। फिर बाद में जापान का इन्फ्लेशन नंबर 19 तारीख को आएंगे। 20 तारीख को रिलायंस की एजीएम मीटिंग है। तो ये सब कुछ इवेंट्स हैं जिस पे मेरा मानना है आने वाले हफ्ते पे फोकस होगा। ऑलराइट, तो यही थे सिचुएशन सारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की कि मुझे क्या लगता है और क्या हो सकता है। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मुझे लगता है फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जो लॉन्ग्स ले गए हैं मुझे लगता है उनको खुलते ही बुक करने की जरूरत है। ऑलराइट, बाकी आप लोगों को क्या लगता है निफ्टी में गैप हो या गैप डाउन, आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या है, आप इंडेक्स को कहां देखते हैं, क्या आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं इस सिचुएशन को, है ना। तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपका क्या व्यू है वो भी आप बता सकते हैं। बाकी मार्क्स रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं वो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, फॉलो करके जरूर चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।